नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। अमर उजाला द बोनस में आप सभी का स्वागत है। बीकेसी के स्पेशल वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आपने शेयर बाजार की चाल समझने के लिए और गोल्ड सिल्वर की चाल समझने के लिए क्या क्या किया? अक्सर हमने फंडामेंटल्स देखे, टेक्निकल चार्ट पढ़े और भी कोशिशें की जिससे पता चल सके कि आने वाले समय पर शेयर बाजार में कितनी तेजी आएगी, किस शेयर में कितना उछाल देखने को मिलेगा, सोने चांदी का भाव कहां तक पहुंच सकेगा। लेकिन इस वेबिनार में हम आपको बताएंगे फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट से इतर ग्रहों की दिशा से कैसे सोने चांदी की चाल बदलती है, शेयर बाजार का चाल बदलता है। ग्रहों की दिशा से आप लोगों को पता चलेगा कि आने वाले समय पर सोने चांदी में कब और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है। आप लोगों को यह भी पता चलेगा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले साल में, यानी 2026 की बात करें इसी साल या 2027-28, किस साल कौन सा सेक्टर कितना चल सकता है, कितना तेजी देखने को मिल सकती है, शेयर बाजार में कितनी रैली देखने को मिल सकती है। आप लोगों के सवालों के जवाब भी इस वेबिनार में लिए जाएंगे। तो आराम से बैठिए, 1.5 घंटे का वेबिनार है, विस्तार से बातचीत की जाएगी। पहले मैं अपने सवाल पूछूंगा जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे, फिर आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा, अपने सवाल पूछिए, हम उनसे राय लेंगे। हमारे खास मेहमान हैं फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के डायरेक्टर सुनील दीक्षित जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेबिनार में, द बोनस में, बीकेसी में। जी, बीकेसी बोनस चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं आपकी पर्सनल थोड़ी सी जर्नी समझना चाहूँगा। दर्शक भी जाएंगे कि जो आप चीज़ें बताने वाले हो, समझाने वाले हो, उसको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपकी चीज़ें जो आप कैसे एनालिसिस करते हैं, आप चीज़ें कैसे अब तक करते आए हैं, कैसे ग्रहों की दिशा को आप रीड करते हैं, थोड़ा सा इस पर पहले ओवरव्यू दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है। देखिए, इस धरती पे या इस दुनिया में जो कुछ है, जीव, धातु और मूल, मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे लिविंग बीइंग, मेटल्स और ग्रोसरी, सब कुछ प्लानेट और नक्षत्रों के अधीन है। सब कुछ ये प्लानेट और नक्षत्रों के द्वारा ही कंट्रोल होता है। देखिए, हम लोग एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी कोई एक आइटम है, एक एलिमेंट है, मैं इसको ब्रेक करके शनि ग्रह पे रख देता हूँ। और आजकल आपको पता है क्वांटम थ्योरी के माध्यम से आज अब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी रख दीजिए, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, रेजोनेंट करते हैं। हम सब भी जीव, धातु और मूल उन्हीं ग्रहों के पार्ट हैं। बिग बैंग थ्योरी के बाद सब अलग अलग हो गए थे, पर आपस में सब कुछ कनेक्टेड है। तो हर ग्रह किसी न किसी धातु को भी बताएगा, किसी न किसी सेक्टर को भी गवर्न करता है। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग मेटल, अलग अलग ग्रोसरीज, अलग अलग प्लानेट के द्वारा अधीन होते हैं। जब ये प्लानेट हमारे सोलर सिस्टम में घूमते हुए अलग अलग राशि, नक्षत्र के पद, नवमास से गुजरते हुए जाते हैं और आपस में ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मतलब कि कोई प्लानेट योग कर रहे हैं, युति बना रहे हैं, एक दूसरे को आस्पेक्ट दे रहे हैं, पाराशरी आस्पेक्ट दे रहे हैं, वेस्टर्न आस्पेक्ट दे रहे हैं। प्लानेट कब वक्री हो रहे हैं, उनका मोशन किस तरीके से होता है। हर प्लानेट धरती पर किसी न किसी उस सेक्टर को, उस कमोडिटी को या उस ग्रोसरी का मेरा मतलब होता है कि जैसे कि गेहूं है, चावल है, इस तरह की कमोडिटी। मेटल जब मैं बोलता हूँ तो मतलब है उसमें बेस मेटल भी हो सकते हैं, प्रेशियस मेटल भी हो सकते हैं, क्रूड एंड एनर्जी भी हो सकता है। ओके, तो क्योंकि आज हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में है, तो मैं अपने को आज यहीं तक लिमिटेड रखूँगा। अदरवाइज़ तो ह्यूमन बीइंग, आप और मैं, हमारी लाइफ भी पूरी की पूरी प्लानेट और नक्षत्र के द्वारा ही गवर्न होती है। ठीक है, हम लोग बातचीत आगे बढ़ाए उससे पहले दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है। ये वेबिनार आपका और मेरा सबका है, तो एक छोटा सा निवेदन है, आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जिससे हम भी आपको देख पाएँ। आप तो हमें देख ही रहे हैं, तो ज़्यादा आसानी होगी और मज़ा आएगा इस पूरे वेबिनार में, क्योंकि अब हम आपके सवालों के जवाब लेने जा रहे हैं। जो अक्सर आप लोगों के दिमाग में जो सवाल आते हैं
कि कैसे ग्रहों की दिशा से हम लोग बाजार को रीड करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सवाल लेंगे, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश होगी जो हर एक किसी के मन में सवाल आता है वो सभी सवालों के जवाब आज के वेबिनार में मिल जाए। बातचीत शुरू करेंगे सर। सबसे पहला सवाल यही रहा है, इतिहास से शुरू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम भविष्य को समझना चाह रहे हैं और प्रेजेंट को समझना चाह रहे हैं, उसके लिए इतिहास में जाना ज़रूरी होता है। मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, 2008 का चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 में मार्केट में जिस तरह से गिरावट आई थी, इसको क्या आपने प्रिडिक्ट किया था? क्योंकि ये एक तरह से सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, जिससे जो जनता है, जो व्यूअर्स है, वो पहले ट्रस्ट बिल्ड कर ले, चीज़ें समझ ले, फिर उसके बाद हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर पर जाएंगे। ये प्रश्न भी आपका बहुत ही ज़रूरी है ये समझने के लिए और विश्वास करने के लिए कि क्या ग्रह वाकई ही शेयर मार्केट में, सेक्टर में और कमोडिटी पे प्रभाव डालते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम अपना हिस्टोरिकल डेटा चेक करें कि जब जब इस तरह की खास कॉम्बिनेशन बने, अगर हम कोई एक कॉम्बिनेशन बताते हैं या एक चाल बताते हैं, हम कहते हैं मरकुरी वक्री होगा तो ये होगा, मंगल सूर्य एक साथ बैठेंगे तो चांदी पे ऐसे इफेक्ट पड़ेगा, हम ऐसा बोल रहे हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि हम कोई एकदम से नई चीज़ बोल रहे हैं। जो भी हम घटना बता रहे हैं वो हिस्टोरिकली कभी ना कभी घटित हुई हैं। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो कि मंथली बनते हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो साल में एक बार बनते हैं, कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं जो 12 साल में, मतलब ये सब कॉम्बिनेशन एस्ट्रो साइकिल से बनते हैं। जैसे बृहस्पति का कॉम्बिनेशन 12 साल में एक जोडियक का चक्कर लगाता है, तो कुछ कॉम्बिनेशन उसके 12 साल में एक बार बन सकते हैं। शनि का जो एस्ट्रो साइकिल है वो 28 से 29 साल तक हो जाती है। और ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं कि जो 35-35 साल में घटित होते हैं। ओके, तो हम हिस्टोरिकली आजकल तो डेटा बहुत सुलभता से उपलब्ध है, हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाकर चेक कर सकते हो, investing.com या जो भी साइट आप लोग चेक करते हो, ये घटना घटित हुई है, आप उस साल में जाके देखिए और देखिए कि वो पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर कमोडिटी क्या उस डायरेक्शन में ही मूव हुई थी। अगर 10 में से 8 बार हम पाते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उस कॉम्बिनेशन को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए, बुलिश या बियरिश, अगर 10 में से 8 बार वो आप ऐसा पा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा कारण नहीं है कि उसमें विश्वास ना करें। और 10 में से मैं 8 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आइसोलेशन में नहीं बनते हैं। हर कॉम्बिनेशन के साथ एक सेट ऑफ एनवायरनमेंट होता है। जब कोई भी 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 बनेंगे, तो उसके साथ हो सकता है कि 10-12 कॉम्बिनेशन बन रहे हो। तो जिस टाइम पास्ट में वो कॉम्बिनेशन बने, कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा पावरफुल होके रूल कर रहा था, तो उसके हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, पर इफेक्ट तो आता ही है। ठीक है सर, शेयर बाजार से शुरुआत करना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग गोल्ड सिल्वर पर जाएंगे, प्रीसियस मेटल पर, उसके बाद मेटल्स पर भी जाएंगे और क्रूड ऑयल पर भी जाएंगे। जी सर। अच्छा, मैं आपका एक प्रश्न का आधा पार्ट का मैं जवाब नहीं दे पाया बिल्कुल था। सर। आपने कहा था कि 2008 के बारे में, हाँ सर, मैं आपके प्रीवियस प्रिडिक्शन जानना चाहूंगा। हाँ, 2025 में मैं आपको बता देता हूँ और आपके दर्शक खुद जाके चेक करें, मैं जो कह रहा हूँ उसको विश्वास करें और खुद जाके डेटा को चेक करें। 2000 देखिए, अभी आपने एकदम से क्वेश्चन पूछा एब्रप्टली, अगर इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 2008 के अंदर यूरेनस का, और जहाँ तक मुझे विचार आ रहा है, यूरेनस का और प्लूटो का विपरीत 180 डिग्री का योग लगा था। ये उस तरह का योग है जो मैंने आपको बताया, 20 साल, 25 साल, 35 साल में एक बार ये लगता है। तो इस तरह का ये योग बना था। और इसमें मुझे याद है लेमैन ब्रदर्स का जो मॉर्टगेज वाली प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन आया था। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और 2020 के अंदर भी, और 2025 में, 2025 का मुझे याद है, जिस टाइम ट्रंप आए थे, उन्होंने आते ही टैरिफ लगाने शुरू किए थे जनवरी फरवरी में, और उसका इम्पैक्ट हमारा आना शुरू हुआ था अप्रैल मई में। ग्लोबल रिसेशन टाइप, रिसेशन भी नहीं बोलेंगे, तो आर्थिक मंदी तो जरूर आई थी। और उस टाइम पे सैटर्न और राहु ने युति बनाई थी। ओके, उसी प्रकार से 2020 में भी सैटर्न ने ही युति बनाई थी।
माई मेमोरी सर्व मी वेल, तो सैटर्न की शायद मेरे ख्याल से प्लूटो के साथ युति बनी थी। पर तीनों टाइम पे जो मेजर प्लानेट होते हैं, देखिए कुछ प्लानेट ऐसे होते हैं जो सैटर्न के पार है, जैसे यूरेनस है और नेपच्यून है और प्लूटो है। ये जब आपस में संबंध बनाते हैं तो उसका जो संबंध है लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत ज़्यादा मोमेंटम आता है। अगर बुलिश कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मार्केट बहुत हाई बनाता है, और अगर कोई बियरिश कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे कि मैं कहता हूँ दोनों एक दूसरे से विपरीत बैठे हुए हैं, या कोई ऐसा कंजंक्शन लग रहा है जो कि मार्केट को नीचे करेगा, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आता है ऊपर भी और नीचे भी, और लगता भी कई सालों में, और इम्पैक्ट लंबा चलता है। ये तीनों घटनाओं में ये तीनों प्लानेट आपस में इन्वॉल्व थे। सर मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे आपने अलग अलग प्लैनेट का जिक्र किया और ट्रम्प का जिक्र किया, जिस तरह से टैरिफ लगाया गया, ये यूक्रेन से तनाव हो, या 2008 के लेमन ब्रदर्स का जिक्र किया, तो क्या ये जो क्राइसिस आए उससे पहले ही आपने प्रिडिक्ट कर दिया था? ग्रहों में ये चीज़ें आपने देख ली थी? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उस टाइम में कोई एज ए एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर मैं नहीं था। ओके। पर मैं एस्ट्रोलॉजी तो मैं बचपन से ही पढ़ता आया हूँ। मेरी बैकग्राउंड आईटी की है, तो 2008 में तो मैं आईटी फील्ड में था, तो विदेश में रहता था। ठीक है। पर ये सारी चीज़ें मेरी आंखों से निकली हैं, और ठीक है, तो वो ट्रैक तो मैं हमेशा से करता रहा हूँ। तो मैंने कोई ऑफिशियली प्रेडिक्शन तो 2008 में नहीं किया था, बट आई न्यू इट विल हैपन एंड इट हैपेंड। ओके सर, अब शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। ठीक है, शेयर बाजार और ग्रहों का क्या रिलेशन है वो बताइए, और कैसे पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है? जैसे मेटल सेक्टर में हमने देखा 2025 में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, 2026 में भी हम लोग देख रहे हैं जैन में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। ऐसे अलग अलग एफएमसीजी सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर है। कैसे पता चले जो हमारे दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, कि ग्रहों की दिशा क्या कह रही है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा चल सकता है? जी, ऐसा है कि अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग प्लानेट के अधीन होते हैं, चाहे वो मेटल हो और चाहे सेक्टर्स हो, चाहे कमोडिटी हो। जैसे कि हम बोले कि जैसे क्रूड ऑयल है, इस तरह का जो मार्केट है, या आयरन है, इस तरह की चीज़ें ये सैटर्न के द्वारा गवर्न होती हैं। मेटल को मार्स भी रूल करता है। ओके, तो मार्स और सैटर्न ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गवर्न करते हैं। तो कुछ भी हमें देखना है मेटल के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सीमेंट के अंदर, और मान लो आपको केमिकल फर्टिलाइजर देखना है तो उसके लिए मंगल उसका प्राइमरी प्लानेट बन जाएगा। ओके, आपको कोई पीएसयू देखनी है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के कुछ भी सेक्टर्स देखने हैं, जैसे पावर सेक्टर देखना है तो सन को हम लोग देखेंगे। तो अलग अलग प्लानेट अलग अलग सेक्टर्स को गवर्न करते हैं। जुपिटर पूरा फाइनेंशियल को कंट्रोल करता है। ओके, और फार्मास्यूटिकल को कंट्रोल करता है। जब हम चांदी की बात करें, जैसे आपने बोला, तो चांदी को शुक्र कंट्रोल करता है, और चांदी आपको बताया बहुत ही चंचल प्लानेट है। तो चांदी चंद्रमा के द्वारा भी कंट्रोल होती है, और चंद्रमा का मूवमेंट सबसे फास्ट होता है क्योंकि ये एक दिन में एक नक्षत्र को पार कर देता है। ओके, तो चांदी इसलिए डेली और 2.25 दिन एक राशि में रहता है चंद्रमा। तो आप कह सकते हो कि ये जो हमारी सिल्वर है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। डेली आप देखोगे आजकल जो मूव हो रहे हैं, कभी 6% बढ़ता है, कभी 10% गिर रहा है, वोलेटाइल चल रहा है। तो अलग अलग प्लानेट अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग कमोडिटी को गवर्न करते हैं। इसके साथ ही हम जोडिएक को 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिनको राशियाँ कहती है। हर राशि भी अलग अलग सेक्टर को, अलग अलग कमोडिटी को सिग्निफाई करती है। उसी प्रकार एक राशि को हम 27 नक्षत्रों में डिवाइड करते हैं, जैसे अश्विनी भरणी कृतिका। ये नक्षत्र भी अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग कमोडिटीज़ और अलग अलग आप कह सकते हो ग्रॉसरी, जैसे ग्रेन्स वगैरह है, उनको सिग्निफाई करते हैं। जब एक प्लानेट मोशन करते हुए एक राशि से गुजरता है, उस राशि के नक्षत्र से गुजरता है, नक्षत्र के पद से गुजरता है, उन तीनों की आपस में कैसी रिलेशनशिप है। मतलब कोई प्लानेट एक राशि से जा रहा है तो उस राशि के स्वामी क्या उसका मित्र है, क्या वो उसके साथ एनिमिटी रखता है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो उस राशि में जाके एग्जॉल्टेड हो रहा है, डेबिलेटेड हो रहा है,
और यह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, ओके। और वह राशि में जाते हुए वो किस प्लानेट के साथ संबंध बना रहा है, क्या वो तेजी कारक प्लानेट के साथ संबंध मतलब एसोसिएट हो रहा है, बैठा है उसके साथ, या उनके द्वारा देखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन मिलके उन कमोडिटी और सेक्टर्स को प्रभावित करती हैं और उनके ही रेट में उतार और चढ़ाव आते हैं। सर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ों पर बातचीत की जाए। दर्शक भी, मैं चाहूँगा दर्शकों से एक निवेदन है कि जो सर बता रहे हैं जिस सेक्टर के लिए कौन सा प्लैनेट है, तो उसको आप लोग नोट डाउन भी करते रहे, जिससे आप लोगों की लर्निंग इंक्रीज हो, आपकी समझ विकसित हो। ये ना हो कि आपने पॉडकास्ट खत्म हो गया या जो हमारा वेबिनार है पूरा खत्म हो गया रिकॉर्डिंग, आपके पास कोई मटेरियल ना बचे। हालांकि हम लोग रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोग भी कोशिश करिए कि उसको नोट डाउन करते हुए आप लोग चले कि कौन सा ग्रह कौन से मेटल के लिए है, कौन से शेयर बाजार के कौन से सेक्टर के लिए, तो आप लोग भी नोट डाउन करते हुए चलें। सर आपसे एक कॉमन सवाल है, जो चीज़ें आगे हमें ले जा रही है, आपसे समझना चाहिए, क्या आप निफ्टी और सेंसेक्स की जो चाल है उसकी पूरी जन्म कुंडली की ही तरह देखते हैं? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग प्लानेट, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कमोडिटी को देखते हैं, उसी प्रकार से जो निफ्टी है या सेंसेक्स है या नैस्डैक है, इनके भी इनको हम कहते हैं गवर्निंग प्लैनेट्स होते हैं। तो ये प्रश्न भी बड़ा आपका बहुत अच्छा है। इसको देखने के दो तरीके हैं, मैं तो दोनों तरीके से देखता हूँ, बाकी अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, ओके। तो स्पेशली जैसे नैस्डैक है, क्रिप्टोज हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप, या करेंसीज़ हैं, इसमें हम हॉरोस्कोप बना के मतलब कुंडली बनाकर भी देखते हैं, और साथ ही उनके जो गवर्निंग प्लानेट है जिसको हम ट्रांजिट टू ट्रांजिट उनके संबंध बनते हैं, उनको भी देखते हैं, और ट्रांजिट टू नेटल भी देखते हैं। तो ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर अगर हम इसको बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो कुंडली भी देखी जाती है, और जो उस सेक्टर को या उस कमोडिटी को प्लानेट गवर्न कर रहे हैं वो आपस में उस टाइम कैसे संबंध बना रहे हैं, और वो गोचर करते हुए उस प्लानेट की स्थिति कैसी है, मतलब वक्री है, अस्त हो गया है प्लानेट, अपनी उच्च की राशि में बैठा है, नीच की राशि में बैठा है, तो वो भी प्रभाव डालेगा। तो सारा ही प्रभाव आता है, और ये दो चीज़ ही नहीं है, बहुत कुछ है। जैसे कि हम इस पर यंत्राज भी यूज़ करते हैं, सर्वतोभद्र चक्र भी यूज़ करता हूँ, कोटा चक्र भी यूज़ करते हैं, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ होती है, और बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। अगर मैं इसमें आगे अगर आप बोले, मैं आगे भी एक चीज़ इसमें ऐड करूं, और अब आपके दर्शकों को एक थोड़ा सा बताऊंगा कि ये विशेष सावधानी भी रखें कि अपनी जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिलती है, हमको दिशा मिलती है। और दिशा ऐसा नहीं है कि अगले दिन की मिल रही है, हम पूरे साल की, और अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखोगे तो इसमें तो कोई अंत ही नहीं है। मतलब आप मेरे से कहोगे कि 2035 में मार्केट कैसा रहेगा, तो वो भी मैं देख के बता सकता हूँ, ठीक है। पर इसको फिर भी हमको टेक्निकल चार्ट के साथ ही चलना है। एडवांटेज क्या है इसका, आप लोग पाओगे कि कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो फंडामेंटल देखता है, ओके, टेक्निकल चार्ट देखता है। अगर वो इंट्राडे करेंगे तो टेक्निकल चार्ट पे फोकस करना पड़ता है, ओके। और फिर भी आप पाओगे कि कितनी भी शिक्षा ले लो, चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लो, MBA फाइनेंस कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो, दुनिया भर के कोर्स करने के बाद भी सक्सेस रेट कितना रहता है, मैं ये मानता हूँ, डाटा ये दिखाते हैं, आंकड़े ये दिखाते हैं कि 5% लोग ही पैसा कमाते हैं। और इस 5% लोग में वो लोग भी हैं जिनके पास इंडस्ट्री की इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी होती है। ऐसे लोग भी हैं जो फंड मैनेज करते हैं, उसके बाद ही कुल 5% लोग पैसा कमाते हैं। तो अपनी एक्यूरेसी को आप कैसे बढ़ा सकते हो? टेक्निकल यूज़ करने के बाद भी आप एक सीमा तक ही, क्योंकि टेक्निकल आप यूज़ करोगे तो वो आपको पास्ट डेटा के बेस पे एक प्रेडिक्शन करेगा। आगे क्या होने वाला है ये हमको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आगे क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और आगे कौन सा सेक्टर, कौन सी कमोडिटी किस दिशा में बढ़ेगी, वो इसको एक सपोर्ट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। अगर किसी की 10 में से 6 सक्सेस रेट है
या 7 का सक्सेस रेट है, तो आप कह सकते हो कि उसका 10 to 20% 6 वाला हो सकता है 8 पे आ जाए। सर एक चीज़ आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बता दी कि 2035 तक बाजार कहाँ जा सकता है, ये भी आप बता सकते हैं ग्रहों की दिशा से। लगातार सवाल आने शुरू हो चुके हैं, दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं। मैं बीच बीच में कोशिश करूंगा कि सवालों के जवाब भी लेते रहें और जो हमारे रेगुलर क्वेश्चंस हैं वो भी ले लें, जिससे दोनों मिक्स मैच हो जाएगा। तो दर्शक जो है, व्यूवर्स जो है, जो वेबिनार्स जुड़े हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा। सर यहाँ पर सूची जी का एक सवाल आया था जब आप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे। वो कह रहे थे बुलिश और बेरिश डिपेंड्स करता है पर्सनल होरोस्कोप से भी, तो ओवरऑल अगर देखा जाए अगर ये बदल जाए तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, चाहे चार्ट हमारे ही फेवर में क्यों ना हो। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए स्टॉक मार्केट में तो करोड़ों अरबों रुपया पड़ा हुआ है, ओके, पर उसे ठीक है, अभी हमने बोला कि 5% लोग कमाते हैं, 95% गंवाते हैं। 95% जो जिन्होंने पैसा गंवाया वह कहाँ चला गया? वो 5% लोगों के पास तो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 5% लोग कमा रहे हैं। और एक चीज़ और आप देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग आपसे कम ज्ञान रखते हो और आप उसको टिप बताती हो, वो तो बढ़िया, उसकी जो स्क्रिप्ट आप उसको बताती हो वो तो बढ़िया चल जाती है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और आप कब खुद खरीदती हैं तो पता लगा वो वाली स्क्रिप्ट नहीं चल पाती। तो यहाँ पर जन्म कुंडली आदमी की काम आती है। जिस आदमी का जो प्रारब्ध है उसको तो उतना ही मिलेगा। जिसको करोड़पति बनना है और शेयर के माध्यम से बनना है वो ही करोड़पति बनेगा। जिसको शेयर मार्केट से पैसा गंवाना है तो वो चाहे मार्केट या इंडिसेस कहीं से कहीं चली जाए वो तो गंवाएगा ही। तो दोनों चाहिए। स्टॉक मार्केट अपनी गति से चलेगा, मनुष्य की जो जन्म पत्री है वो तो उसका प्रारब्ध है, उस उपलब्ध धन से वो कितना कमा पाएगा या ना कमा पाएगा वो उसके प्रॉमिस और वो जीवन में उस काल में किस दशा भुक्ति और अंतरा से गुजर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर गोल्ड सिल्वर से लेके जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं, हम सवाल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे समझना चाहेंगे राहु केतु का बाजार में क्या असर पड़ता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए राहु कोई प्लैनेट नहीं है। राहु का कोई फिजिकल, इट इज़ नॉट ए फिजिकल एंटिटी, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। जहाँ सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो वाला जो पॉइंट है, वो नॉर्थ वाले को नॉर्थ नोड, मतलब इंग्लिश में इसको नॉर्थ नोड कहते हैं राहु, और जो साउथ नोड है जिसको केतु कहते हैं। पर हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा कि ये राहु और ये जो दो पॉइंट हैं, हालांकि ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है, पर इनका मानव जीवन पे भी और धातु और मूल सबके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। माइथोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो राहु एक मायावी ग्रह है, ये माया है। जो कुछ माया है सब कुछ राहु है। राहु जैसे कि क्रिप्टो की बात करेंगे तो राहु आ जाएगा। टेलीकॉम की बात करोगे जहाँ पर कि आपने बटन दबाया लाइट जल गई, आपको पता नहीं कहाँ से जल गई। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बताएगा जी इलेक्ट्रॉन है, करंट बह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं देख रहा, इंजीनियर को भी कुछ नहीं दिख रहा, उसने पढ़ा हुआ है कि भाई सर्किट पूरा हो गया है, ऐसे हो रहा है। पर आप देखोगे तो ये सब माया है। आप यहाँ से बात कर रहे हो, पर हवाई जहाज उड़ रहा है उसको डायरेक्ट कर रहे हो, ये सब माया है। साइंटिफिक रीज़न है पर कुछ दिख नहीं रहा है कि यहाँ पायलट बोल रहा है नीचे। तो ये सारी चीज़ें राहु के द्वारा कंट्रोल होती है। राहु का आज के टाइम पे हमेशा से ही कमोडिटी के ऊपर कंट्रोल होता है। तो राहु जैसे आयरन को कंट्रोल करता है, केतु को हम देखेंगे तो क्रूड को कंट्रोल करता है, कॉपर को भी केतु का अच्छा कंट्रोल करता है। और अभी आपने कहा था कि मेरी बात को आपने आगे बढ़ाया था जी कि 2035 तक का मैं बता सकता हूँ, तो मैं उसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जी प्लीज़ सर। देखिए आपको तो पता ही है कि मार्केट को हम 3-4 तरीके से देखते हैं। एक हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, एक हम कहते हैं मिड टर्म, ठीक है, और शॉर्ट टर्म हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गई 2 दिन 10 दिन तक की, और फिर इंट्राडे हो गया। लॉन्ग टर्म में भी अब हमने बात कर रहे हैं 2035 तक की। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि कॉपर अगले 8.5 साल तक वो बुलिश रहेगा,
तो ये मैं एक बड़ी पिक्चर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 8.5 साल तक कॉपर में डिप्स नहीं आएंगे, पर जो उसका जो बैकबोन है, उसके जो ट्रेंड है, अगले 9 साल तक कॉपर ऊपर रहेगा। उसका मैं आपके दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ये चीज़ आप लोगों से क्यों बोल रहा हूँ, और जो लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा जानते हैं दे विल अप्रिशिएट कि शनि अभी हमारा मीन राशि में चल रहा है। नाउ इट विल एंटर एरीज, इट विल बी देयर फॉर 2.5 ईयर, देन इट विल मूव टू टॉरस, इट विल स्टे देयर फॉर 2.5 ईयर, देन इट विल मूव टू जेमिनी। तीनों के अंदर ये कॉपर को बुलिश रखेगा। ओके, अब जैसे आयरन है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो मेष और जेमिनी में मिथुन रखेगा, फिर लियो में। तो इस एस्ट्रो साइकिल के द्वारा, तो 2035 मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया था, तो अगर मैं शनि की एस्ट्रो साइकिल ही पकड़ लूँगा तो मैं अगले 28 साल के बारे में बता सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर रहा हूँ। जो भी अच्छा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर होगा, जिसने कि एस्ट्रो साइकिल की गतियों को समझा होगा, वो बता सकता है। सर, कॉपर का आपने जिक्र किया, तो हम लोग तो कमोडिटी कवर करते हैं, बोनस बहुत डीपली कवर करता है इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइड देखा जाए। हाँ, कॉपर के जितने भी फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल चार्ट्स हैं, नो डाउट प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे बुलिश होगा, क्या 2026, 27, 28 ये 2-3 साल में आप कॉपर में ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तेजी देख पा रहे हैं क्या? और ये तेजी किस ग्रह के वजह से आ रही, वो भी अगर थोड़ा सा आप बता सकें तो। देखिए, मेरा जो देखने का तरीका है, मैंने आपको बताया, मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी से भी देखता हूँ। मैं जो है यंत्र, आपको जो कहते हैं ना, जैसे सर्व चक्रास जो होते हैं, सर्वतोभद्र चक्र है, कोटा चक्र वगैरह, ये सब भी मैं लगाता हूँ। और मैं पाश्चात्य ज्योतिष जो होती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, उसको भी मैं देखता हूँ। ओके, इन तीनों को लेके जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं, जहाँ पे मैं पाता हूँ कि एक ही डायरेक्शन में चीज़ें मूव हो रही हैं, और वो चीज़ें मुझे इंडिकेट करती है कि मार्केट इस दिशा में जाएगा। तो अभी मैंने आपसे बात बोली कि मंगल अगले 9 साल, ये कॉपर अगले 9 साल तक तेजी रखेगा। इस साल अभी अगले 3-4 महीने तक, ये 3-4 महीने ऊपर नीचे रहेगा। इसकी जो 3rd क्वार्टर आएगा, जून से लेके आप समझ लो सितंबर का, ये बहुत बुलिश होने वाला है। और इसमें कॉपर, अभी कहते हैं ना, कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड, आपने सुना होगा जी। तो कॉपर is going to be a new gold, there is no doubt in it, especially 3rd क्वार्टर पर बहुत संभल के चलना है कि ये जो साल है, ये एक टॉपसी टर्वी है। चांदी के लिए भी टॉपसी टर्वी है, और आप कह सकते हो बहुत उतार चढ़ाव वाला है, और मेटल के लिए भी। तो इसमें संभल के चलना है, क्योंकि साइकिल्स आएंगी, कुछ बुलिश है, कुछ बियरिश है। ओके, करेक्ट। अक्टूबर अभी देखते हैं, हम बात करेंगे, अगर बात निकल के आएगी तो हम देखेंगे कि कब करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कौन सी साइकिल बुलिश हो सकती है। पर इस साल मैं कहना चाहूँगा कि जून से सितंबर वाली जो साइकिल है, उसका कारण ये है कि काफ़ी सारे जो प्लानेट हैं वो एक दूसरे से ट्राइन पे बैठे हुए हैं, वो भी ट्रांससैटर्नियन प्लानेट, जो मतलब सैटर्न के आगे के प्लानेट है, वो आपस में एक दूसरे से ट्राइन बना रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे वैदिक के जो कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं, वो भी सारे के सारे बुलिश है। ठीक है। हाँ, तो जो सर की ओर से कहा जा रहा है, मैं एक बार वापस से जो भी वेबिनार से जुड़े हुए दर्शक हैं उनको क्लियर बता दूं। सर का कहना है कि आने वाले 9 सालों में अगर देखा जाए तो कॉपर बुलिश ही नज़र आ रहा है, तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा उनकी एक और प्रिडिक्शन है, तो इस चीज़ पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। जून से सितंबर महीने के बीच जो कॉपर है उसमें फिर से बुलिशनेस देखने को मिलेगी, तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि उतार चढ़ाव रहेगा, तो जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सतर्क रहे, ये ज़रूरी है, ये समझने की ज़रूरत है। हालांकि सबसे ज़्यादा सवाल गोल्ड सिल्वर को लेकर है, शेयर बाज़ार को लेकर है, लेकिन कॉपर से शुरुआत हो गई। कॉपर भी एक चर्चा का विषय रहा है कि अगला सोना है कॉपर, क्योंकि हर जगह ये चीज़ें, जब से अग्रवाल जी ने, वेदांता के मालिक ने, चेयरमैन ने भी इसका जिक्र किया, तब से सब लोग कॉपर पर टूट पड़े कि कॉपर में होगा क्या। सर की ओर से भी प्रिडिक्शन दिया जा रहा है बुलिशनेस का। हम लोग भी अब तक जितने भी शोज किए
वहाँ पर भी एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि फंडामेंटल चार्ट्स जो हैं कॉपर के और फंडामेंटल्स फिगर्स जो हैं ऑलरेडी प्राइजेस को सपोर्ट दे रहे हैं और सर की जो ग्राह की दिशा कह रही है वो ऑलमोस्ट सिमिलर व्यू निकल कर आ रहा है कॉपर में। अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं, सर क्रैश पे तो हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले योगिता जी का सवाल ले लेते हैं। योगिता भारद्वाज जी का सवाल आ रहा है 2026 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, प्लीज सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, गोल्ड के अंदर जैसा मैंने बताया ये साल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो भेड़ चाल में ना चले। भेड़ चाल से मेरा मतलब ये है कि ये ना देखे कि सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लूँ। कुछ क्वार्टर इसके अंदर अच्छे हैं, कुछ क्वार्टर हमारे बियरिश होंगे। तो अगर आपको देखिए भारत में तो सोना लेते हैं तो लेते रहो, वो वाली ज्वेलरी वाली चीज़ तो अलग है, उसमें तो कुछ नहीं सोचना। जब हमारे पास फाइनेंस है, अवेलेबल है, सोना ले सकते हैं तो ले लो, जो कि लंबे टाइम के लिए रखने वाला होता है। पर आप प्योर इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर रही हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि सितंबर या मैं कह सकता हूँ कि मई से लेके दिसंबर इसके बीच में जो 2 साइकिल आएंगी उसके अंदर गोल्ड सिल्वर थोड़े से नर्म होंगे। मई से पहले की साइकिलें ठीक है, पर उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव है, तो संभल के चलना है। सर वैसे लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, मतलब ये तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव हो गया। जैसे कॉपर के लिए आपने बताया 9 साल तक तेजी, क्या गोल्ड में जिस तरह की प्रिडिक्शन दी जा रही है तमाम एक्सपर्ट्स की ओर से कि 10 लाख रुपया प्रति तोला हो जाएगा सोने का भाव, 8 लाख रुपया प्रति तोला हो जाए, क्या आप भी वैसे देखते हैं क्या आने वाले समय पर 4-5 सालों में, 10 सालों में? जी, आने वाले 5-10 साल की बात करेंगे तो ज़रूर संभव है, पर अगर मैं इस साल की बात करूंगा तो इस साल मैं ये बोल सकता हूँ। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं और आपके जो दर्शक हैं वो काफ़ी जानकार हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के, तो मैं कुछ बात बोलूँगा तो दे विल अप्रिशिएट। देखिए अभी कुछ मोमेंटम होंगे। अभी हम देखेंगे कि बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, फिर अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, और जो सैटर्न अभी उत्तराभाद्र पद में गए हैं 20 जनवरी को, 17 मई तक रहेंगे। ये पीरियड हम कह सकते हैं कि चांदी के लिए और सोने के लिए सेफ़ है, पर 100% नहीं है। इसमें भी बीच बीच में साइकिलें उतार चढ़ाव आएंगे जो मैं अभी बताऊंगा आपको। पर मई के बाद 17 मई को शनि रेवती में प्रवेश कर जाएंगे, और जहाँ तक मेरा विचार है 31 अक्टूबर तक रेवती में रहेंगे। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, और 31 अक्टूबर को बृहस्पति मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो मई, फिर जुलाई और फिर अक्टूबर का मघा, ये सिल्वर को टफ टाइम देगा। इसके अंदर सिल्वर नीचे आ सकता है, और जब हम कहते हैं कि सिल्वर नर्म होगा, उसका मतलब ये है कि वो उसकी जो बैक है, उसका जो स्ट्रक्चर है, इट विल बी वीकेंड। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी अफवाह, कोई भी र्यूमर, कोई भी ऐसा छोटा कॉम्बिनेशन जो कि बियरिश है, वो इसको और ज़्यादा बियरिश करेगा। जो कहने का मतलब है नॉर्मल टाइम में, जैसे आज के टाइम में कोई कॉम्बिनेशन मान लो चांदी को 5% गिरा रहा है, उस टाइम पे वो उसको 8% गिराएगा। मतलब उसका स्ट्रक्चर वीक होने के कारण उसमें नरमी आती चली जाएगी। तो उस पीरियड में थोड़ा संभल कर चलें। सर हम लोग सोने चांदी को अलग अलग रखकर ही बात करेंगे, हाँ। क्योंकि इन्वेस्टर्स भी अलग अलग रहकर ही इन्वेस्ट कर बैठे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सब अलग अलग। तो सोने की बातचीत हो रही है, तो आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, निवेश के लिहाज से कैसा लगता है सोना? मतलब ग्राह क्या बोलते हैं, क्या निवेश के लिए अगर बहुत लंबी अवधि लेकर चल रहे हैं तो ठीक है क्या? देखिए एक साथ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सलाह दूंगा। ओके, धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहेगा। जो चीज़ ऊपर भी जाती है भाई साहब, वो भाई नीचे भी तो आएगी। तो इंतज़ार करिए, धीरे धीरे करिए। जैसा मैंने बताया कि अभी तो जैसे शनि भी हमारा उत्तराभाद्र पद में है, और जुपिटर जो कि गोल्ड का एक आप कहोगे कि प्राइमरी गवर्निंग प्लानट है। सन भी है और मार्स भी है हमारे वैदिक में, और ठीक है,
और जुपिटर भी मेन प्लानट है, तो अभी इसका मूवमेंट बहुत अच्छा जा रहा है। पुष्य में जाएगा, अश्लेषा में जाएगा। जब ये रेवती में जाएगा तो गोल्ड को सपोर्ट इसकी कम हो जाएगी उस टाइम पे। और उसके बाद ये लियो और मघा में जाएगा। अगर मैं आगे की बात करूँ, 31 अक्टूबर को जैसे ही जुपिटर लियो राशि में जाएगा, और जुपिटर आप लोगों को पता है अतिचारी है, जो राशि पार करने में 1 साल लेता है, आजकल ये 6 महीने में पार कर रहा है। ओके, तो 31 अक्टूबर को जब ये लियो में जाएगा और ये करीब 25 जनवरी तक ये लियो में रहेगा, वो सोना चांदी और कमोडिटी को उस टाइम काफ़ी आप कह सकते हो डाउन रहेगी। स्पेशली हम बात करें तो 25 अक्टूबर से 19 नवंबर के पीरियड में गोल्ड काफ़ी करेक्शन आ सकता है। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए समझिए। गोल्ड पर ये सर का व्यू है। आप लोगों के जो करेक्शन को लेकर सवाल आ रहे हैं, क्रैश को लेकर आ रहे हैं, उस सवालों के भी जवाब सर से लेंगे। लेकिन उससे पहले सर समझना चाह रहे हैं यहाँ पर अगला जो सवाल था, मैंने आपसे जब हम लोग वेबिनार शुरू करने से पहले जब मिले थे, मोहित अग्रवाल जी का सवाल वही है। जो चांदी हम लोग 4 लाख पर देखे थे इस साल के जैन मंथ में, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली गोल्ड सिल्वर दोनों में। गोल्ड 1.85 के करीब गया, चांदी की बात की जाए तो 4 लाख के ऊपर गई, 4.20 तक गया था भाव। क्या हम लोग इस साल ग्रह कह रहे हैं क्या वापस से चांदी उस लेवल पर दिखाई दे सकती है? ग्रह क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर चांदी में? आपने पहले भी बताया चांदी चंचल तो है, लेकिन कितनी चंचल है सर? देखिए, अभी तो जो चांदी में जो कॉम्बिनेशन बने थे वो बड़े रेयर कॉम्बिनेशन एक साथ लग गए थे। शुक्र और सूर्य एक साथ हो गए थे, है ना। और ये 2 प्लानेट कभी कभी एक साथ होते हैं, तो 2-3 महीने एक साथ रहे। और फिर जो इसको गवर्निंग नक्षत्राज है, जैसे कि पुनर्वसु है, पुष्य है, धनवंतरा पे है, इन पे राहु और केतु के लगातार लंबे टाइम के लिए एक साथ वेद पड़ गए थे। जब इनके ऊपर वेद पड़ता है सोने और चांदी के नक्षत्रों पे, वो भी किसी तेजी कारक प्लानट जैसे कि शनि है, मंगल है, राहु है और केतु है। स्पेशली शनि राहु केतु, क्योंकि जब इनका वेद पड़ता है तो लंबे पीरियड के लिए पड़ता है। तो यहाँ पर राहु और केतु का वेद एक साथ ही पहले राहु के वेद पड़े थे 3 नक्षत्रों पे, उसके बाद केतु भी उसमें शामिल हो गया था। और उसके बाद फिर काफ़ी सारे वैदिक एस्ट्रो कॉम्बिनेशन और पाश्चात्य कॉम्बिनेशन एक साथ इन्वोक हो गए। उससे चांदी आप कह सकते हो कि इट वेंट बरसर्क, एकदम ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी उस तरह के कॉम्बिनेशन कंपैरेटिवली कम है। अभी भी बढ़ेगा पर गिरेगा भी, बढ़ेगा गिरेगा, वोलेटाइल रहेगा। तो हमको थोड़ा संभल के चलना है। इसके अंदर ये ब्लाइंड रन नहीं है कि पहले था कि भाई चांदी को 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, 4 लाख हो गई, 5 लाख हो गई। बढ़ेगी जरूर, पर करेक्शन भी आता रहेगा। मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यस, ओके, चांदी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ये सर की राय है। तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार सवाल पूछा जा रहा है, तो ये 2026 में किसमें निवेश किया जाए? ये सवाल का जवाब लूँ उससे पहले मैं शेयर बाजार का आउटलुक आपसे जानना चाहूँगा। आप शेयर बाजार को 2026 के लिए कैसे देखते हैं, या 2027-28 के लिए? देखिए, ये साल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने कहा था कि अपना कैपिटल भी बचा के रखना है। और सब लोग लगा रहे हैं, गोल्ड ऊपर जा रहा है, चांदी ऊपर जा रही है, तो खरीद ले, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। थोड़ी सी एनालाइज करना है, समझना है। जिसको टेक्निकल पढ़ना आता है टेक्निकल पे निगाह रखिए, जिसको ज्योतिषी आती है उसको भी जोड़ कर रखिए, और जो डेटा बोल रहा है उसके हिसाब से चलिए, जो लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। ओके, तो ये जो महीना है ये बहुत ट्रिकी है। ये वाला जो महीना है अभी, स्पेशली जो 16 फरवरी से 15 मार्च तक का भी पीरियड बहुत ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? अभी हमारा नेपच्यून और सैटर्न का कंजंक्शन लग रहा है। 8 तारीख से नेपच्यून और सैटर्न करीब आते जा रहे हैं, और 20 तारीख को ये 1 डिग्री के ऑर्ब के अंदर आ जाएंगे। सैटर्न एक ऐसा प्लानेट है जो कि रियलिटी है, सच का सामना है, और नेपच्यून एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है। 20 तारीख को जो भ्रम है वो बस्ट होगा। ऐसी चीज़ें जिनकी हाइप बनी हुई है और बस बढ़ती जा रही है, वो
एकदम धरातल पे आएंगी। जियो पॉलिटिकल में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, है ना। तो जियो पॉलिटिकल चेंज आएंगे तो मार्केट में भी अकॉर्डिंगली फ़र्क आता है, क्योंकि जब जब सैटर्न और नेपच्यून साथ आए हैं, वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। ये योग भी 35 साल में एक बार बनता है। एक बार बना था तो रशिया ब्रेक हो गया था, एक बार बर्लिन वॉल ब्रेक हुई थी, और उसके बाद जो है मार्केट के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो ये अगला महीना हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें हमें थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकती है। और 16 तारीख से कुछ और भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि मंगल हमारा धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश आ जाएगा जो कि बुलिश करता है, और मरकुरी हमारा पूर्वाभाद्र पद में आएगा जो कि बियरिश करता है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी 16 तारीख से। और 23 तारीख से मैं देख सकता हूँ कि राहु और मंगल, क्योंकि मंगल हमारा प्रवेश कर जाएगा, मंगल और राहु एक साथ आ जाएंगे मीन राशि में, और ये दोनों मिलके सोने और चांदी को फिर ऊपर बढ़ाएंगे। और आप ये मान के चल सकते हैं 20 मार्च तक इसके अंदर भी उछाल आ सकता है, स्पेशली 3 मार्च से लेके 18 मार्च तक। और उसके बाद फिर एक साइकिल बियरिश की भी चालू हो सकती है। तो इस तरीके से बुलिश और बियरिश की साइकिल चलेगी। स्टेबिलिटी मुझको ऐसा लगता है ग्रहों की चाल से कि जून से लेके सितंबर तक का जो है, या बल्कि बोलूँगा जून 21 जून से जो असली बुलिश आएगा वो 21 जून से, बाकी 5 जून से थोड़ा बुलिश होना शुरू होगा। और करीब हम कह सकते हैं 2 अगस्त तक हमारा कमोडिटी सेक्टर भी और शेयर मार्केट दोनों ऊपर रहने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति भी उस टाइम पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। और बाकी भी जो योग बन रहे हैं ये सब तेजी कारक बन रहे हैं। 22 अगस्त से सितंबर तक जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सारे तो नहीं बोलेंगे, पर जो मेजर कॉम्बिनेशन है वो बियरिश है, ठीक है, क्योंकि सूर्य उधर वर्गों में जाएगा। और बाकी भी कुछ कॉम्बिनेशन है, मरकरी मेरे ख्याल से लियो में जाएगा, ये भी बियरिश करेगा। और कुछ वेस्टर्न एस्पेक्ट है जो नेगेटिव करेंगी। तो 22 अगस्त से सितंबर हो गया, और फिर 31 अक्टूबर वो आप समझ लीजिए, 25 अक्टूबर से 19 नवंबर, ये वाला जो फेज़ है ये बियरिश होने की ज्योतिष गणना के अनुसार स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक है, ये सर की राय है। जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेबिनार में, आप लोग तारीखें ज़रूर नोट डाउन करें या आप उस पर फोकस रखें, क्योंकि जो तारीखें बताई जा रही हैं वो बहुत ज़रूरी है मार्केट को समझने के लिए। सर, गौरव गोयल जी का सवाल आ रहा है कि रिसेंटली 3 फ़रवरी को हमने देखा मार्केट में स्पाइक आया था, उसको कैसे पहले प्रिडिक्ट किया जाए कि 3 फ़रवरी को मार्केट में जो स्पाइक आया है, क्या आने वाले समय पर इस डेट पर इस समय स्पाइक आ सकता है, इसको कैसे प्रिडिक्ट करें? देखिए, जो स्पाइक होते हैं 1 या 2 दिन के कॉम्बिनेशन होते हैं, इसमें पाश्चात्य कॉम्बिनेशन होते हैं, एक्लिप्टिक क्रॉसिंग होते हैं। जब प्लानट नॉर्थन हेमिस्फीयर से साउथर्न हेमिस्फीयर या साउथर्न से नॉर्थन की तरफ जाते हैं, वो एक बड़ा स्पाइक देखते हुए जाते हैं। उसके अलावा किसी दिन कोई प्लानट रेट्रो हो जाता है, या कोई बड़ा प्लानट अपनी राशि या नक्षत्र बदल रहा होता है, वो भी उस दिन एक बड़ा स्पाइक देता है। डिपेंड करता है कि वो बुलिश है या बियरिश है। और इसके अलावा कोई उस दिन ट्राइन बन रहा है, या कोई मेजर कंजंक्शन लग रहा है, या आप कह सकते हो कि 2 प्लानट एक दूसरे से प्रतियुति, मतलब एक दूसरे से 180 डिग्री जा रहे हैं, वो भी बड़ा स्पाइक देखे आते हैं। मरकुरी और यूरेनस, ये दोनों प्लानट एक बड़ा स्पाइक लेके आते हैं। ओके, तो अगर ये फास्ट मूविंग प्लानट के साथ यूरेनस कोई संबंध बना रहा है तो वो 1 या 2 दिन के लिए बड़ी स्पाइक लेके आता है। वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी, वो डिपेंड करेगा कि जो संबंध बन रहा है वो तेजी कारक है या मंदी कारक। मरकुरी भी स्पाइक लेके आता है, एकदम से ऊपर करेगा और एकदम से नीचे करेगा, ठीक है। और बाकी जो स्लो मूविंग प्लानट हैं उनका असर आता है, धीरे धीरे आता है, ग्रेजुअली आता है, लंबे टाइम के लिए आता है। सर, सविता जी का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है? देखिए, ये इसमें कोई जादू वाली बात नहीं है। आप कोई भी अच्छा जो पंचांग आता है उसमें पूरे साल की ग्रहों की स्थिति होती है, और उसमें एक समरी पेज होता है, बड़े इजीली आप देख सकते हो कि इस साल कौन सा ग्रह कौन से राशि में किस दिन प्रवेश करेगा, किस समय प्रवेश करेगा, कौन से नक्षत्र में किस दिन किस समय प्रवेश करेगा,
कौन सा प्लानेट किस दिन रेट्रो होगा, किस दिन डायरेक्ट हो जाएगा, कौन सा प्लानेट किस दिन सेट होगा, मतलब अस्त होगा, किस दिशा में अस्त होगा, किस दिशा से वो निकलेगा, कौन कौन सी 2 प्लानेट, 3 प्लानेट, 4 प्लानेट एक साथ बैठेंगे, एक एक चीज़ दी होती है। तो काफ़ी सारा डेटा आपको एक अच्छे पंचांग से मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सी अच्छी वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी। तो ये डेटा तो आपको डिग करना पड़ेगा। 2 तरह के चार्ट होते हैं, वेस्टर्न के लिए अलग साइट्स होती हैं और आपका जो जिसको हम कहते हैं मंडेन, उनके लिए अलग अलग चाल होती है। तो निराना और सयाना 2 तरह के सिस्टम होते हैं। तो जो जिसको फॉलो करे उसके हिसाब से उसको वेबसाइट देखे या पंचांग देखे। मैं दोनों यूज़ करता हूँ तो मुझे को दोनों रेफ़र करनी पड़ती है। तो ऑल डेटा इज़ अवेलेबल। आज के टाइम में तो कोई ये सोचे ही नहीं कि हमें कहाँ से पता लगेगा। जहाँ चाहे वहाँ राय आप ढूंढोगे, बड़े आराम से मिल जाएगा। सर, एक सवाल जो था क्रैश को लेकर, जो शो के स्टार्टिंग में हमने जहाँ से शुरुआत की, हाँ, कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले समय पर शेयर बाज़ार और मेटल्स को अलग अलग करके ही बताइएगा, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या कॉपर हो या कोई अदर मेटल्स हो या शेयर बाज़ार हो, कहीं ऐसा नज़र आ रहा है, कोई ऐसी तारीख या कोई ऐसा साल दिख रहा है जहाँ पर क्रैश होने के चांस नज़र आ रहे हैं मार्केट में या बड़ी गिरावट देखी जा सकती है? देखिए अभी इस साल की बात करूँगा क्योंकि अगले साल के लिए तो फिर हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी जी। तो इस साल की मैं बात कर सकता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि एक क्रैश या एक आपका कह सकते हो जो बुलिश या तेज़ी है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होती है। इस साल कुछ ऐसी घटना हो रही है, चलिए मैं आपको इसको अलग अलग करके बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 मई को जब शनि रेवती में प्रवेश करेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव चांदी पर डालेगा। ओके, और फिर उसके बाद 17 जुलाई को या 27 जुलाई को, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, जहाँ तक 27 जुलाई को ये रेट्रो होगा शनि। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि शनि को बहुत प्रभावित करने वाली है। तो शनि इन 2 कारणों की वजह से सिल्वर का स्ट्रक्चर वीक होगा। और जब 31 अक्टूबर को बृहस्पति मघा नक्षत्र और सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 25 जनवरी तक रहेगा, ये पीरियड, ये सभी क्योंकि बृहस्पति है तो बृहस्पति जो होगा ये पूरा फिर स्टॉक मार्केट पे भी इसका बड़ा होल्ड हो जाता है। और क्योंकि ये मघा नक्षत्र में जा रहा है, मघा नक्षत्र और सिंह ये मिलके भी काफ़ी धातु को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें धातु और शेयर मार्केट दोनों में अगर बहुत बड़ा क्रैश नहीं तो मिनी क्रैश, या मतलब हम कह सकते हैं कि मार्केट काफ़ी डाउन होगा। दूसरा, 25 अक्टूबर से कुछ पाश्चात्य सहयोग भी ऐसे बन रहे हैं जो कि 12 नवंबर तक रहेंगे, बल्कि 19 नवंबर तक। तो 25 अक्टूबर से 19 नवंबर वाला जो टाइम है उसमें मुझे चीज़ें काफ़ी गिरती हुई दिख रही है। पर 12 नवंबर को मार्स जो है लियो में आ जाएगा, जो तेजी कारक है। तो वो मार्केट को थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश करेगा। पर मार्केट सेंटिमेंट हमारे जनवरी 27 तक बियरिश ही रहेंगे। मार्केट सेंटिमेंट बियरिश का मतलब ये है कि कोई भी अफवाह, कोई भी छोटा मोटा योग मार्केट को पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऐसे भी बन रहे हैं जो मार्केट को ही रिकवरी लाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली मार्स मूविंग इन ड्यू। सर, चांदी में कोई बड़ा ब्रेकआउट तो नहीं दिख रहा है इस साल? कहीं बड़ी तेजी या बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है क्या चांदी में? देखिए अभी तो एक नियरेस्ट बता सकता हूँ, 3 मार्च से लेके 18 मार्च ओके, जो नियरेस्ट है, ठीक है। और उसके अलावा अभी तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए चांदी ऐसी चीज़ है, चांदी तो भाई बहुत ही वोलेटाइल होती है। तो इसके लिए क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि कौन सा कमोडिटी, कौन सा सेक्टर कौन से प्लानेट से गवर्न है। जो कमोडिटी सेक्टर ऐसे प्लानेट से गवर्न होते हैं जिसकी प्लानेटरी साइकिल लंबी है, तो हमको लंबी रेंज मिल जाती है। चांदी जो है कंट्रोल होती है मेनली शुक्र से, मरकुरी से और चंद्रमा से। इनकी एस्ट्रो साइकिल बहुत छोटी छोटी हैं, तो इनसे जो हमको चांदी का जो साइकिल मिलती है वो तो कंपैरेटिवली छोटी मिलती हैं। ओके, तो
पर शनि शनि कुछ मूवमेंट ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया जुपिटर और शनि के मूवमेंट किसी खास राशि में या नक्षत्र में, उसके द्वारा हमको लंबी साइकिल भी मिल जाती है। जैसे मैंने अभी शनि का रेवती में जाना बताया या जुपिटर का पुष्य और अश्लेषा में जाना बताया। सर यहाँ पर मोहित अग्रवाल जी का सवाल है, क्या चांदी में निवेश करना ठीक रहेगा 2026 में ग्रहों के अकॉर्डिंग? देखिए, ग्रह के अकॉर्डिंग मुझे मई तक तो ठीक लग रहा है, मई के बाद जरा संभल के। ओके सर, अभिजीत के सवाल का जवाब ले लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी लग रहा है। हाँ जी। कह रहे हैं, हेलो सर, गुड इवनिंग, खुद के राशि के हिसाब से कौन से सेक्टर पर फोकस करें और ये कैसे पता करें? जैसे एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है कि अगर तुला राशि है तो फार्मा, ऐसे मतलब कैसे राशि के अकॉर्डिंग, जैसे किसी की अलग अलग राशि है, अपने राशि के अकॉर्डिंग कैसे कौन से सेक्टर पर फोकस करें, इसको थोड़ा सा सर समझाइएगा। चलो, मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ आप सब सर, आप लोगों टिप के दें लिए। उससे पहले मैं दर्शकों को बता दे रहा हूँ, ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो सवाल आया है अभिजीत जी का, और सर भी उस पर अपनी राय देने जा रहे हैं, टिप देने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ ये वेबिनार होने वाला नहीं है। और ध्यान से सुनिए, 1.5 घंटे का वेबिनार है, 1 घंटा हो चुका है, आधे घंटे का समय और बचा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलिए। जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए, मैं ये जो क्वेश्चन है थोड़ा पर्सनल हॉरोस्कोपी से रिलेटेड हो गया, पर क्वेश्चन बहुत मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट है कि भाई पैसा तो भरा पड़ा है स्टॉक मार्केट में, पर कमाता तो वही है जिसकी किस्मत में शेयर मार्केट से पैसा कमाना लिखा है। हर एक आदमी नहीं कमा सकता। आपसे कम होशियार आदमी ज़्यादा कमा लेगा और बहुत होशियार आदमी नहीं कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जन्म पत्री या उसकी हॉरोस्कोप सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी जो मैंने स्टडी की है उसके एक्सपीरियंस से मैं 2-3 टिप दूंगा आपको। अपनी अपनी हॉरोस्कोप में आप लोग चेक करिए कि सबसे पहले तो चेक करिए कि स्टॉक मार्केट से धन कमाने का योग है या नहीं। देखिए, कुंडली के अंदर जो दूसरा स्थान है वो धन का स्थान होता है, 11वां स्थान लाभ का होता है, 12वां स्थान हानि का होता है। कुंडली के अंदर सबसे पहले तो संबंध जिसका दूसरे घर का संबंध 11वें से हो रहा है, मतलब धन का संबंध लाभ से हो रहा है, वो उसको धन लाभ होएगा। इसके बारे में बहुत बड़े बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, बड़े बड़े चैप्टर लिखे हुए हैं। तो ये धन योग है और विशेष धन योग है, जिसका धन और लाभ ने संबंध बना दिया, उसकी रोज दिवाली है। पर ये धन, ये तो बात होगी धन आने की, पर धन क्या शेयर मार्केट से आएगा? तो जो कुंडली का 5वां घर है वो शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन का होता है। तो अगर दूसरे घर का संबंध 5वें घर से हो जाए तो धन 5वें घर से आएगा, और 5 के साथ साथ 11 से ही हो जाए तो फिर वो तो मतलब आप कहोगे कि वो अति उत्तम वाला योग हो गया। संबंध कैसे बनेगा? दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में बैठा है, 11वें घर का स्वामी दूसरे में बैठा है, दोनों मिलके केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं या केंद्र त्रिकोण में बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, और साथ ही वो अगर दोनों मिलके 5वें घर में बैठ गए तो 2, 11, 5 तीनों ने अगर आपस में संबंध बना लिया तो ये तो नंबर 1 चीज़ है। नंबर 2 पे आप क्या देखोगे? अगर लग्न और 9वें घर का लॉर्ड भी इनके साथ अगर आ गया तो फिर आप एक आप कहोगे एक और हायर लेवल पर चले गए। अभी तक हम बात कर रहे थे लाखों की, अब हम बात कर रहे हैं करोड़ों की। ठीक है, तो अगर हम जितने लोग हैं जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए शेयर मार्केट में कमाए हैं, उनके में फिर ये उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं। 12वें का संबंध, अगर दूसरे का संबंध 12वें घर से हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, तो ऐसे लोग धन गंवा देते हैं। तो ये तो हो गया प्रॉमिस, मतलब आपकी कुंडली में प्रारब्ध है या नहीं। पर प्रारब्ध होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि सारी उम्र आप पैसा कमाते रहोगे या सारी उम्र गंवाते रहोगे। वो भी डिपेंड करेगा जिस टाइम आप पैसा लगा रहे हो, आप उस टाइम कौन सी महादशा, कौन से ग्रह की अंतर्दशा और कौन से ग्रह की प्रत्यंतरदशा चल रही है। क्या वो तीनों मिलके कुंडली के ऐसे हाउसेस को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि धन को, लाभ को और शेयर मार्केट वाले जो हाउस है उसको कंट्रोल कर रहे हैं?
अगर वो संबंध बन रहा है फिर तो आप क्या करोगे, फिर तो आप पता लगा 50 रुपये का शेयर लिया, पता लगा वो 125 रुपये का हो गया। ओके, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन उस टाइम चल रहा है, और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है कि 5वें घर का संबंध मान लो 12वें घर से हो रहा है, हानि से 8वें घर से भी हो रहा है, जो अचानक धन लाभ और हानि कराता है, तो भाई कितनी भी होशियारी कर लोगे, कितने भी टेक्निकल चार्ट पढ़ लोगे, कितने भी फाइनेंशियल के फंडे लगा लोगे, जिस शेयर पे हाथ रखोगे उसी पे नुकसान होगा। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके सर, एक सवाल जो लगभग सभी व्यूवर का है, हम लोग अलग अलग शोज करते हैं, उस दौरान भी सवाल आता है, अभी भी दर्शक यही पूछ रहे कि जो चांदी की हमने रैली देखी थी, इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स फंस गए थे। 2026 की बात करो, जनवरी महीने की, तो उससे निकले कैसे? मतलब उस जिसमें वो फंस गए ट्रेडर्स, लॉस में है, वो निकले कैसे? क्या वापस से वो रिकवरी आ पाएगी क्या इस साल? देखिए, मेरे पास तो खुद फ़ोन आ जाते हैं, मेरे पॉडकास्ट देख लेते हैं, और मेरे पास इस तरह के फ़ोन आते हैं कि फ़ोन आएंगे और वो कहेंगे सर मैंने चांदी ले ली, गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ, इस तरह के मतलब रोते हुए फ़ोन आते हैं। तो मैंने कहा भाई, जब ली थी, किसी के कहने से ली थी, अब अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करोगे तो फिर तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अभी जो इमीडिएट रिकवरी मैं बता रहा हूँ, 23 तारीख से लेके और 23 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक उछाल आना चाहिए, स्पेशली 2 तारीख से लेके 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक। ओके, तो बीच बीच में इसकी बुलिश रैलीज आती है, वो क्योंकि इसकी रैली छोटी है तो यहाँ हर रैली को बताना डिफ़िकल्ट है, ये कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी रैली है, तो इसलिए मैं आपको चांदी की बता रहा हूँ। मतलब बीच बीच में उछाल आता रहेगा, स्पाइक आता रहेगा, लेकिन ये मई तक इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप ये वाला ट्रैक करके 27 मई तक कुछ कॉम्बिनेशन आएंगे जिस पर निकलने का चांस मिलेगा। 27 मई के बाद मुझको लग रहा है जिसने बहुत ज़्यादा ली हुई है, तो देखिए मैं किसी को या कोई इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि खरीदो या बेचो। अब मेरा कहना यह है कि ग्रहों की स्थिति से पास्ट में ऐसा होता है तो आगे भी ऐसे होने की संभावना रहती है, तो मैं ये किसी को नहीं बोलूँगा कि मेरे कहने से कोई खरीदे या बेचे, पर ग्रहों के कॉम्बिनेशन से अक्सर ऐसा होता है। देखिए, किसी को चांदी अभी खरीदनी है, बेचनी है, तो अपने कोई भी सेबी सर्टिफाइड जो भी आपका एडवाइजर हो उससे बात कर लीजिएगा, पर ग्रहों के जो योग है वो मैंने आपको बताए। ठीक है, ये चीज मैं भी, और मई के बाद थोड़े मंदीकारक योग बनने शुरू होंगे। ये चीज मैं भी दोहरा दे रहा हूँ, ध्यान रहे ये वेबिनार एजुकेशनल पर्पस से है, ना कोई ट्रेड सिखाया जा रहा है, ना कोई बाय कॉल दिया जा रहा है, ना कोई सेल कॉल दिया जा रहा है। ये चीज आप लोग क्लियर रखें। ग्रहों की दिशा क्या कह रही है कि बाजार की चाल आगे क्या होगी, गोल्ड सिल्वर की चाल आगे क्या होगी, सिर्फ वो बताया जा रहा है। आप अपने रिस्क फैक्टर पर ही चीजें करिए, कोई भी बाय कॉल या ट्रेडिंग कॉल नहीं दिया जा रहा है, कोई भी ट्रेड नहीं कराया जा रहा है। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखें। ये वेबिनार सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, चीज़ें बताई जा रही है, आप लोगों को समझाई जा रही है कि ग्रहों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है शेयर बाजार पर, कितना इम्पैक्ट पड़ता है चांदी की कीमतों पर, कितना इम्पैक्ट पड़ता है सोने की कीमतों पर, कितना इम्पैक्ट पड़ता है कॉपर की कीमतों पर, या क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, तमाम कमोडिटीज़ हो गई। तो इसी सिलसिले में आगे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सर, सवाल आ रहा है, मनीष जी का सवाल है, मनीष गगलानी जी का है। सर, मेरा नाम मनीष गगलानी है, मुझे स्टॉक मार्केट जचेगा या नहीं? सर, क्या नाम से पता चल पाएगा? देखिए, नाम से तो बहुत जेनेरिक चीज़ है। हाँ। नाम तो देखिए, नाम तो जब व्यक्ति पैदा होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के पद के अनुसार उसका पंडित जी नाम बता देते हैं। और आपका नाम मुझे पता नहीं है कि उस पद्धति से रखा गया है या माता पिता अपने विचार से भी कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो अगर नाम के साथ करेंगे तो मैं कहूँगा कि वो एक सही दिशा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। अगर सही से जानना है तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से अपनी कुंडली बनवाइए। और जो आपका कोई भी आपका जो जानने वाले आपके कोई भी एस्ट्रोलॉजर है उससे सलाह करके तो आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। खाली नाम से करोगे तो गलती हो सकती है। ठीक है, ये सर की राय है। कई जीवन त्रिपाठी जी हैं, कह रहे हैं कि कृपा तारीखों की नोट्स बना कर दीजिए। देखिए, क्या होता है कि जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं
वो सवाल हम सर से पूछ रहे हैं। सर आपको एक एक चीज़ें के बारे में बता रहे, तारीख भी बता रहे, सब कुछ बता रहे। 2 मिनट 2 सेकंड का काम है, आप तारीख नोट कर लीजिए। आप उसके अकॉर्डिंग अपना मार्केट भी देखिएगा, चार्ट भी देखिएगा, फंडामेंटल भी देखिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को ऑब्जर्व करके आप चल सकते हैं। जो तारीखें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान देना। आपकी भी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपकी ओर से भी, जो भी व्यूवर्स हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लीजिए, तारीख नोट करते हुए जाइए। सर सविता जी का सवाल आ रहा है कि सर हमें कौन सा पंचांग देखना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या पंचांग का नाम यहाँ पे लेना सही रहेगा, या आप देखिए मैं आपको मुझे लगता है सर ये थोड़ा सा मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का लेना ठीक तो नहीं होगा। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा आप उसके डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस पंचांग में। हाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बड़ा आसान है, आप तो आजकल इतने ऑनलाइन पोर्टल वगैरह है, किसी पोर्टल पे आप जा सकते हो और कोई देखिए कोई भी अच्छा पंचांग, वो पंचांग की बात कर रहा हूँ जो आप किसी पंडित जी के पास देखते हो, वो खोल के बताते ना कि शादी कब होएगी, मकान का मुहूर्त कब होगा, वही वाला पंचांग होता है। तो उसी पंचांग के अंतर पूरे साल की ग्रहों की स्थिति दी रहती है, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तित कर रहा है, कब नक्षत्र पे जा रहा है, कब वक्री हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कब एक्लिप्टिक क्रॉसिंग हो रही है, सब बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैं आपसे बोलूँगा कोई भी अच्छा पंचांग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। सर एक इंटरेस्टिंग सवाल आया सविता जी का ही है। हाँ। कि सर अगर कुंडली ही ना बनी हो, हाँ, तो कैसे पता चलेगा कि शेयर बाजार में प्रॉफिट होगा या नहीं। देखिए कुंडली ना बनी हो तो प्रश्न कुंडली से भी पता लग जाता है। जिस टाइम आपके दिमाग में ये प्रश्न पैदा हो कि मैं शेयर मार्केट में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, जब जेन्युइन आपके दिमाग में प्रश्न पैदा हो, उसी टाइम आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछो कि क्या मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाने पे लाभ होगा। तो व्यक्ति उसी टाइम की प्रश्न कुंडली बनाएगा। वो जो कुंडली होती है उसी खास प्रश्न के लिए होती है। देखिए जैसे आदमी इंसान पैदा होता है, पैदा होने पे इंसान की कुंडली बनती है और पर उस कुंडली से इंसान के जीवन के हर पहलू के बारे में बताया जा सकता है। प्रश्न कुंडली का मतलब है वो प्रश्न पैदा हुआ है। जैसे इंसान कंसीव होता है, पैदा होता है, ऐसी प्रश्न भी दिमाग में पहले थॉट आता है, फिर आप जब किसी को बोलोगे तो वो प्रश्न पैदा होता है। तो उस प्रश्न की कुंडली देख के भी रिजल्ट 100% सही आ जाते हैं। बस एक कंडीशन ये है कि आप उस प्रश्न को जब पूछोगे तो ये नहीं देखोगे, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, वो सोचते हैं कि इस टाइम शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, इस टाइम में प्रश्न से पूछूं, फिर वो प्रश्न सही नहीं आते हैं। जब जेन्युइनली आपके दिमाग में प्रश्न पैदा हुए, अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछो, वो प्रश्न कुंडली देख के बता सकता है कि स्टॉक मार्केट में धन लाभ है या नहीं। सर एक सवाल आ रहा है यहाँ पर लगातार दर्शकों का। ठीक है, हमने गोल्ड सिल्वर पर बातचीत कर ली, शेयर बाजार पर बातचीत कर ली, कॉपर पर बातचीत कर ली। कॉपर के अलावा जिंक हो गया, लेड, एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया, क्या किसी और मेटल में ग्राहक कह रहे हैं कि तेज़ी देखने को मिल सकती है इस साल? देखिए मैंने बताया ना, हर कमोडिटी के अलग अलग प्लानेट होते हैं। जैसे जिंक की आप बात कर रहे हो, जिंक में जुपिटर का भी रोल आ जाता है। ओके, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जुपिटर जून से लेके मैं कह सकता हूँ कि अगस्त तक ये काफ़ी ट्राइन बनाएगा। तो उस टाइम जिंक, ये तो मैं आपको एकदम, देखिए मैंने जिंक बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की है, पर आप पूछ रहे हो तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिंक को कौन सा प्लानेट कंट्रोल करेगा। आपको ये देखना है कौन से राशि कंट्रोल करेगी और कौन सा नक्षत्र कंट्रोल करेगा, उसमें कौन से राशि में कौन से उस पर्टिकुलर नक्षत्र में कब कौन सा प्लानेट मूव कर रहा है, तेजी कारक जा रहा है, मंदी कारक जा रहा है, और कौन से प्लानेट के साथ वो अपने को एसोसिएट कर रहा है, उसके हिसाब से उतार चढ़ाव आते हैं। ओके, तो जिंक का बाज़ार भी अभी मेरे विचार से, देखिए मैंने बहुत डीप स्टडी नहीं की है, और अभी जो मेरे दिमाग से आ रहा है बृहस्पति को देखते हुए, जैसे ये देखिए मैं आपको बोलूँगा कि ये भी जून से लेकर अगस्त तक, जब जुपिटर अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा, जब जुपिटर अश्लेषा नक्षत्र में जाता है तो जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उनमें तेज़ी आती है। ठीक है, तो और जुपिटर वैसे भी जिंक का कारक है, उस काल में आप देखिएगा जिंक ऊपर जाएगा। ठीक है, ये जिंक को लेकर सर की राय है।
ग्रहों की दिशा कैसी रहेगी जिंक के लिए, वो सर ने बताया। तो इस पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर क्या कुछ प्रिडिक्शन कह रहा है, ग्रह क्या कह रहे हैं सर? देखिए क्रूड भी इस साल ऊपर नीचे होगा। देखिए क्रूड ऑयल, मैं आपको बोलूँ, क्रूड ऑयल जो गवर्न होता है ये भी थोड़ा थोड़ा सा, ये बहुत सारे प्लानट इसको गवर्न करते हैं। ये चंद्रमा तक से भी गवर्न होता है, मतलब एक दिन का भी वेरिएशन इसके अंदर उतार चढ़ाव पैदा करता है, आप पाओगे। दूसरा, ये मंगल के द्वारा भी गवर्न होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटलर्जी इसमें यूज़ होती है। शनि के द्वारा गवर्न होता है क्योंकि, ठीक है, और ये जो ट्रांस-सैटर्न प्लानट है उसमें ये यूरेनस के द्वारा, प्लूटो के द्वारा भी ये गवर्न होता है। ओके, तो बहुत सारे प्लानट है जो इसको गवर्न करते हैं। क्रूड को जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर है वो प्लूटो को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ओके, और इसको, शनि को वो लोग बोलते हैं कि वो जो रिफाइंड बन के आता है वो मंगल और शनि करता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं नेपच्यून को भी ऑब्जर्व करिए, प्लूटो को ऑब्जर्व करिए, शनि को ऑब्जर्व करिए, मंगल को ऑब्जर्व करिए, चंद्रमा को ऑब्जर्व करिए। ये डिपेंड करता है कि आपका हॉराइजन क्या है। आपको मुझे इंट्राडे करना है, चंद्रमा को पकड़िए। आप कहते हो कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मंगल को पकड़िए। आप कहते हो कि मुझे अगले देखना है 3, 4, 5 महीने का, शनि की नक्षत्र में चाल देखिए। साल भर का हॉराइजन लेना है, नेपच्यून को, इनको देखिए। ओके सर, एक सवाल था, आपने हालांकि इंट्राडे का जिक्र कर दिया, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ज्योतिष को क्या लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए देखना ही ठीक होगा या इंट्राडे के लिहाज से भी देखना चाहिए? और एफएनओ के लिए भी देखा जा सकता है क्या, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए, क्योंकि वो हाईली रिस्की होता है इसलिए? देखिए इसका जो स्कोप है बहुत लो है, मतलब बहुत साल से लेके दिन में भी इंट्राडे भी देख सकते हो। ओके, घंटे बाई घंटा भी देख सकते हो और मिनटों में भी देख सकते हो। तो इसको आप बहुत नीचे तक ला सकते हो। बस ये है कि आपको जिस टाइम पे फोकस करना है, जिस विंडो पे, उस विंडो को में कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तनशील हैं और जिसको आपको देखना है उसके प्लानेट कौन से हैं, राशि कौन से हैं। जैसे घंटे भर का देखना है तो आप होरा पे कंसंट्रेट कर सकते हो कि उस टाइम कौन सी होरा चल रही है, उस होरा का स्वामी क्या है, उस होरा के स्वामी की स्थिति क्या है। ओके, 1 घंटे से भी नीचे जाना चाह रहे हो तो सब होरा पे फोकस कर सकते हो। इंट्राडे भी ऐसा तो होता नहीं है कि पूरे दिन ही बुलिश चलेगा। आप देखते हो कि 12:30 तक तो ऊपर चल रहा था, फिर एकदम ही डिप हो गया मार्केट। तो ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा एक ही दिन में नक्षत्र परिवर्तन कर सकता है। हो सकता है तेजी कारक नक्षत्र से मंदी कारक नक्षत्र में चेंज कर जाए। फिर एक ही नक्षत्र में 4 पद होते हैं, पद बदलता है तो भी होता है। ओके, और उसके बाद नवमांश चेंज करता है तो और छोटा स्केल हो जाता है। और फिर चंद्रमा जब अपनी पोजीशन चेंज करता है, राशि बदलता है, नक्षत्र बदलता है, नक्षत्र पद बदलता है, फिर वो प्लानेट क्या कॉम्बिनेशन पड़ रहा है, कौन सा सर्वतोभद्र चक्र वेद पड़ रहा है, कौन से प्लानेट के साथ वो षडाष्टक 6-8 का योग बना रहा है, किस प्लानेट के साथ वो 2-12 का योग बना रहा है, किन प्लानेट के साथ वो ट्राइन कंजंक्ट बना रहा है। तो इंट्राडे के लिए, इंट्राडे काफ़ी पेचीदगी भरा है क्योंकि दिन में ही ट्रेड होना है, एक ही दिन में, और एक ही दिन में भी घंटे 15-15 मिनट में मार्केट जो है ऊपर नीचे वोलेटाइल हो सकता है। तो इसको देखना थोड़ा पेचीदगी है। तो काफ़ी सारे फैक्टर लेने पड़ते हैं। देन मैं जो करता हूँ, मैं हर फैक्टर को फिर वेटेज असाइन करता हूँ। देन आई सी कि इफ़ मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस हिसाब से मैं इंट्राडे करता हूँ। सर, एक सवाल था, काफ़ी समय से पूछ रहे दर्शक कि 2026 किस राशि वाले के लिए अच्छा होगा, किस राशि वाले को सबसे ज़्यादा लाभ हो सकेगा मार्केट में? देखिए जो राशि स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, हाँ, ये बहुत ही जेनेरिक होते हैं। ये तो आपने क्या करा, 12 भागों में दुनिया को बांट दिया, ठीक है। तो ये बहुत जेनेरिक होते हैं। एक ही मेष राशि के 5 व्यक्ति हो तो उन 5 में से हो सकता है 3 बहुत पैसा बनाएं और 2 गंवा दें। तो राशि का मैं बहुत कम वेटेज देता हूँ। ये सिर्फ एक जेनेरिक चीज़ है। जैसे न्यूज़पेपर में आता है कि मेष राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा, तो अब वो आपने पढ़ लिया, बात ख़त्म। वो आप अगर उसको गहराई में जाओगे तो खाली एक फैक्टर से
दिन या भविष्य आप कोई भी प्रेडिक्शन आप उसको सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि आप कोई भी चीज़ फोरकास्ट करोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स उस पर निकल के आते हैं। मैंने जैसे आपसे बोला कि 5 मेष राशि वाले हैं, 3 बहुत पैसा कमा सकते हैं, 2 गंवा सकते हैं। तो सवाल ये है कि 3 मेष राशि के कुंडलियों में तो धन का स्वामी, लाभ का स्वामी और स्पेकुलेशन का स्वामी केंद्र त्रिकोण में योग बनाए बैठे हैं, उनकी दशा भी लाभ की चल रही है, तो वो तो लाभ कमाएगा ना मेष वाला। और दूसरा वो भी मेष वाला बंदा है, उसकी कुंडली में धन का स्वामी हानि के घर से संबंध बनाए बैठा है, स्पेकुलेशन के साथ 8 से संबंध बनाए बैठा है, तो उसके तो प्रारब्ध में ही धन गंवाना है। फिर ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जो कि 12वें और 8वें घर से लिंक्ड है, और 5 से मान लो 5वें और 8वें 12वें घर की दशा चल रही है मेष राशि वाले दूसरे व्यक्ति की, वो पैसा गंवा रहा होगा और एक मेष वाला कमा रहा होगा। तो इस तरह की भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन में मैं कहूँगा अपने को बचा कर रखें। सर यहाँ पर सवाल आ रहा है विद्या अरुण जी का, कॉमन क्वेश्चन है इसीलिए एक साथ ले रहा हूँ। पूछ रहे हैं कि 2026 में क्या डिफेंस स्टॉक भी चलेंगे, क्योंकि आप जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी जिक्र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं से कोरिलेट भी करती हैं चीज़ें। हाँ देखिए, वेपनरी वगैरह की जो चीज़ें है ना, इस पर मंगल का प्रभाव बहुत आता है, ठीक है। तो डिफेंस का मैंने बहुत माइन्यूटली देखा नहीं है, पर इसमें अगर मैं आप लोगों को सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे सेक्टर होते हैं। मैं जहाँ फोकस करता हूँ, मैं ज़्यादातर वेस्टर्न से मतलब है फॉरेन मार्केट, जैसे नैस्डैक है, करेंसी पेयर। ठीक है सर, नैस्डैक को ये सबका ही बता दीजिए प्रिडिक्शन। चलिए सर। हाँ तो नैस्डैक वाली जो प्रेडिक्शन होती है ये मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि जिस क्लाइंट के साथ मैं अब काम करता हूँ। सर ट्रेडिंग वे में नहीं बताना, तेजी मंदी कहाँ किस तारीख को उतार चढ़ा, उस तरह की चीजें। तो मैं आपको एक जनरलाइज वे में बता देता हूँ, जिससे आपके दर्शक भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। हाँ। देखिए जो नैस्डैक है, नैस्डैक वाला जो मार्केट है, आप लोगों को पता है नैस्डैक 100 के अंदर जो आइटम होते हैं वो बहुत हाईटेक आइटम है। वर्ल्ड की जो टॉप नॉच कंपनीज हैं वो नैस्डैक 100 के अंदर शामिल हैं। ये ज़्यादातर जो कंपनीज है इसको यूरेनस गवर्न करता है और राहु गवर्न करता है। अभी हम देखेंगे स्पेशली जून से लेके वही वाली जो सितंबर है, यूरेनस जो संबंध बना रहा है, काफ़ी सारे उस टाइम ट्राइन बनाएगा। उस टाइम पे नैस्डैक भी ऊपर की तरफ भागेगा। और नैस्डैक के अंदर मैं नैस्डैक की कुंडली भी एनालाइज करता हूँ, तो वो मंथ बाई मंथ उसकी प्रेडिक्शन होती है, उसकी ईयरली नहीं होती। हर मंथ हम उसके अंदर देखते हैं जो उसका नेटल चार्ट है, उस नेटल चार्ट के जो भी उसके सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, ओके, तो वो देखो वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा जी। तो नेटल चार्ट के अंदर सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, उन सेंसिटिव पॉइंट पे उस महीने में जो ट्रांजिट प्लैनेट है वो क्या संबंध बना रहे हैं। तो नैस्डैक की जो प्रेडिक्शन होती है जनरली वो मंथ बाई मंथ करता हूँ मैं। पर मैंने आपको एक बड़ा एक वो दिया है, 3rd क्वार्टर नैस्डैक के लिए अच्छा होगा, पर इसके अंदर चार्ट को भी देखना जरूरी होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें ट्रांजिट टू ट्रांजिट और ट्रांजिट टू नेटल दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। सर मोहित अग्रवाल जी का सवाल है एग्री कमोडिटी को लेकर, क्या 2026 में एग्री कमोडिटी में भी तेजी देखने को मिल सकती है? ट्रैक कर रहे हैं? जी बिल्कुल मिल सकती है। देखिए सवाल ये है कि बहुत सारे फैक्टर है, हम किस किस को ट्रैक कर रहे हैं। तो जो भी सेक्टर आप बोलोगे मैं आपको दिशा निर्देश दे सकता हूँ, तो थोड़ा मतलब अपनी तरफ से गाइड कर सकता हूँ। तो ग्रेन को देखने के लिए, ये जो आप एग्रो प्रोडक्ट कह रहे हो, इसको देखने के लिए सैटर्न की भूमिका विशेष रहती है और मरक्यूरी की। तो सैटर्न को और मरक्यूरी को आप वॉच करिए। जब जब ये रेट्रो होगा, जब जब ये किसी राशि में प्रवेश करेगा, नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो कब ये उच्च का हो रहा है, नीच का हो रहा है, शत्रु राशि में जा रहा है, उस हिसाब से एग्रो के अंदर भी विशेष बदलाव आएंगे। सर एक कॉमन सवाल यही बना पड़ा है कि आने वाले समय पे आपने तेजी बताई, कहाँ उतार चढ़ाव आ सकता है वो भी बताया, निवेशकों को कहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है? मतलब निवेशक 2026 में शेयर बाजार को लेकर हो या गोल्ड सिल्वर को लेकर, क्या बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है?
सतर्क रहने के, देखिए गोल्ड सिल्वर का तो मैंने एकदम से डिमार्केशन लाइन दी है, मई से पहले और मई के बाद, ठीक है। और ये महीना भी मैंने बताया थोड़ा सा वोलेटाइल टाइप का रहेगा, और इस महीने भी मैंने एक खास सेगमेंट दिया जो कि बुलिश रहेगा। तो इसी तरीके से कुछ कोई सा भी सेक्टर हो, शेयर मार्केट का भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये महीना जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून के जो कंजंक्शन लगेगा उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, तो मार्केट एकदम से अनस्टेबल हो सकता है। और अक्टूबर में मैंने आपको बताया 25 अक्टूबर से लेके और 19 नवंबर तक का जो पीरियड है वहाँ पे मार्केट एकदम से डाउन हो सकता है। बाकी मंथ बाय मंथ वोलेटिलिटी ऊपर नीचे रह सकती है। अगर एक सिंगल डायरेक्शन की बात करें तो इस साल का जो थर्ड क्वार्टर है, स्पेशली जून से लेकर सितंबर तक का, वो अधिकतर चाहे कमोडिटी की बात करो या शेयर मार्केट की बात करो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करो, वो काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा है कुल मिला। सर समय भी होने आया है, एक आखिरी सवाल रहेगा। हाँ, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना व्यू भी दीजिएगा, बाकी कुछ अगर बताना चाहते हो तो दर्शकों को। हाँ। ज्योतिषी क्या 100% सटीक निकलता है बाजार के लिए, या टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल तीनों को मिलाकर देखने की ज़रूरत है, या कोई और भी चीज़ है ऐसी जिसको देखने की ज़रूरत है जब मार्केट को ऑब्जर्व करें? तो देखिए ज्योतिष तो मैं तो कहता हूँ कि 100% काम करता है, पर खाली आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, खाली ज्योतिष से नहीं करेंगे। ज्योतिष से हमको जो सबसे अच्छी चीज़ पता लगती है वो ट्रेंड पता लगता है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेंड पकड़ना ये सबसे बड़ी कलाकारी है। अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया कि अगले 3 दिन तक गोल्ड ऊपर जाना है, आपका तो आधा काम हो गया ना। तो अब वही वो कम बढ़े या ज़्यादा बढ़े वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, पर आप जो है लॉन्ग करके कुछ ना कुछ पैसा तो कमा लोगे ना। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है मेरी निगाह में, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये पता लग जाए कि ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे का। वो काम ज्योतिष बहुत अच्छा कर देता है। पर हमको जो इसमें चीज़ें पता लगेगी, हम ये कह सकते हैं, हालांकि मैंने अपनी तरफ से कुछ रिसर्च करके चीज़ें निकाली है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 3 दिन बहुत तेज़ी कारक है, या मध्य, मैं इसको क्वान्टिफाई कैसे करूँगा भाई, बहुत बुलिश होगा, मॉडरेट होगा, माइल्ड बुलिश होगा, इस तरह से मैं इसको कैटेगराइज कर सकता हूँ। तो ज्योतिष पे हमको ये इसके पॉजिटिव पॉइंट हो गए। नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्वांटिफाई, कोई मुझसे बोले कि सेंसेक्स 26,000 से 27,500, ये नंबर मुझे लेके आने हैं, नंबर सिस्टम, तो इसके लिए क्या बेस्ट है, मैं उसके साथ टेक्निकल भी यूज़ करूँ, गैन यूज़ करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको लेवल निकालने हैं कि नीचे गिरेगा तो सपोर्ट कितना है, या कल को मेरे से कोई पूछे कि 3 दिन में आप कह रहे हो कि गोल्ड बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा, आज ये रेट है कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर मुझे बताना है, तो मुझको फिर टेक्निकल चार्ट भी देखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी एस्ट्रो इवेंट होता है, मैं ये कहता हूँ कि कल एक एस्ट्रो इवेंट है, इसके कारण चीज़ें बुलिश होंगी अगले 10 दिन तक। अब इस चीज़ को वैलिडेट कैसे करूँगा? अगर बुलिश होना है, कल को मैं एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैं मान लो लॉन्ग पोजीशन ले लूँ, कल से बुलिश हो रहा है, पर हर आदमी कोई भगवान नहीं है, हर आदमी कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी देखने में गलती कर सकता है, दुनिया भर के फैक्टर्स है, हर आदमी का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, ओके। तो सबसे बढ़िया का तरीका है, अगले दिन टेक्निकल चार्ट पे मैं चेक करूं, जिस दिन वो एस्ट्रो इवेंट है, आप अगले दिन की कैंडल पकड़िए, डे कैंडल, क्या अगले दिन की कैंडल पिछले दिन के हाई से ऊपर क्लोज हो रही है? अगर ऊपर क्लोज हो रही है तो जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन है वो टेक्निकल के साथ सिंक हो गई ना, तो वो बेस्ट है। वैलिडेशन आप टेक्निकल से लीजिए, क्वांटिफाई टेक्निकल से करिए, एस्ट्रोलॉजी से ट्रेंड पकड़िए, फिर एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है। आइसोलेशन में एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो गलती हो सकती है। ठीक है, जिस तरह की सर रणनीति बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, समझिए और बाज़ार की चाल समझिए, सोने चांदी की चाल आप लोग समझिए। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, कुछ सवाल हमारी तरफ से भी सर से पूछे गए, कोशिश की गई कि पूरी तरह से आप लोगों के सवालों के जवाब ले लिए जाए। हमारे सवाल हैं उसका भी सर ने बाखूबी जवाब दिया। सर समय भी हो चुका है इस वेबिनार के समाप्ति का। सबसे पहले दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और सुनील सर का समय निकाला, सर ने इतनी जानकारी साझा की, आप लोगों तक
चीज़ें बताई, समझाई और आप लोगों के सवालों के जवाब दिए। सुनील सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। पर आगे के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कोई भी साल का हम आउटलुक लेते हैं तो बहुत सारे सेक्टर होते हैं। जैसे किसी ने एग्रो के बारे में पूछा, किसी ने पावर सेक्टर पूछा, कोई फार्मास्यूटिकल पूछ सकता है, कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र, कोई नेस्डेक, कोई निफ्टी। तो इतनी सारी चीज़ें होती है। तो अगर हमें पता लगे भाई हम आज एग्रो पे करेंगे तो फिर, क्योंकि हर चीज़ में रिसर्च करनी पड़ती है, कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। तो एग्रो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं सबसे कम फोकस करता हूँ। तो फिर भी मैंने आपको प्लानेट और राशियाँ ये बताई हैं, उससे देख सकते हो। आगे जब हम फोकस्ड आएंगे कि भाई आज हमारी चर्चा एग्रो पे या डिफेंस पे है, तो हम उसको फिर डीप स्टडी करके फिर मैं आपको उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में और गहराई से बता सकूंगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने बुलाने के लिए धन्यवाद। जो भी दर्शक जुड़े आज के शो में, आप लोगों ने सवाल पूछा, हम लोगों ने सुनील सर से उन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश की। और जो सवाल हमारे मन में भी थे, आम इन्वेस्टर्स के मन में, आम ट्रेडर्स के मन में, कि 2026 गोल्ड सिल्वर के लिए कैसा रहेगा, शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा, मेटल्स के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली कॉपर के लिए कैसा रहेगा, सभी सवालों के जवाब सुनील जी से हमने लिया है। तो ये वेबिनार की समाप्ति का समय हो चुका है। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े।